Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn new things. So, my name is Palak Patel. I'm working in the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari, in Civil Engineering Department. Today, we are going to learn earthquake engineering. Earthquake engineering. In this subject, मॉड्यूल 1 क्लास बी हिंदी, मतलब पहला मॉड्यूल हम क्लास बी चल रहे हैं, मतलब पहला मॉड्यूल का एक पार्ट आ चुका है, अब दूसरा पार्ट है हिंदी में। ठीक है, तो ये कंटेंट है, मॉड्यूल 1 है अर्थक्वेक बेसिक्स और ये सारे उसमें कंटेंट है। हमने शायद लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फॉल्ट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी से। अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी मींस अर्थक्वेक की सिंपल एक दो लाइन वाली डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे। तो पहली है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किसे कहते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ अर्थक्वेक किसे कहते हैं, तो मोमेंटरी शेकिंग द ग्राउंड और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, मतलब कुछ मतलब सिंपल समझो कि ग्राउंड हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट मतलब एक पोजीशन से हटकर दूसरी पोजीशन में वापस आना, इसे ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑसिलेशन कर रहा है और इस वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी या मैग्नेटिक एक्टिविटी या कोई स्ट्रेसेस में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी कहाँ अर्थ पे, उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में मैं अगर बोलूं, अर्थक्वेक किसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ सरफेस है वो वाइब्रेट हो रहा है, वो शेक कर रहा है, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अब यहाँ किसी भी वजह से आ सकता है, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, किसी वजह से सडन स्ट्रेस चेंज हो रहा हो, मतलब माइनिंग की वजह से या किसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो, तो इस वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। राइट, तो अगर आपको याद रखना है, अर्थक्वेक की सिंपल डेफिनेशन ये है कि मोमेंटरी शेकिंग हो रहा है। राइट, तो उसे बोलते हैं अर्थक्वेक। अब आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपकी साइंस रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हो। अब ये साइंस रिलेटेड स्टडी है किसके ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर और अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, किसके ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर या अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा, वैसी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे साइंस की एक ब्रांच बोलते हैं जिसका नाम है सिस्मोलॉजी। राइट, अब इसके अंदर क्या क्या आता है कि आप सिस्मिक वेव का ओरिजिन निकाल रहे हो, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी निकाल रहे हो, अर्थक्वेक का फोरकास्टिंग कर रहे हो, मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अर्थक्वेक कब आएगा या उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। अब ये फोरकास्टिंग तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रहेगा या अर्थक्वेक की इतनी इंटेंसिटी होगी। तो ये जो स्टडी आप करते हो उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये, जैसे पहला है फोकस। फोकस का मतलब होता है द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक रैप्चर स्टार्ट, मतलब वहां वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है। राइट, अब ये कहाँ है, अर्थ सरफेस के अंदर है, मतलब कुछ डेप्थ पर है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे, इसे बोलते हैं फोकस। नेक्स्ट है एपिसेंटर। एपिसेंटर का पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, मतलब कि जहां आपका फोकस है उस पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर, जहां आपका फोकस है उसके एग्जैक्ट ऊपर, जहां आपका अर्थ सरफेस आ रहा है, अर्थ सरफेस के एग्जैक्ट ऊपर, उसे बोलते हैं एपिसेंटर, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, देखिए यहां कंफ्यूजन होना, फोकस अर्थ सरफेस के अंदर रहता है, मतलब अर्थ के सरफेस से कुछ डेप्थ पे हमें फोकस मिलेगा, एपिसेंटर एग्जैक्ट अर्थ सरफेस पे मिलेगा। राइट, नेक्स्ट होती है फोकल डेप्थ। द डेप्थ ऑफ द फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। अब यहाँ हमारा एपिसेंटर है और यहाँ हमारा फोकस है, तो ये जो डेप्थ आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, एपिसेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है
उसे बोलते हैं फोकल डेप्थ, राइट। अब फोकल डेप्थ पे डिपेंड करती है कि हमारा अर्थक्वेक कैसा रहेगा। मतलब सैलो अर्थक्वेक है तो मतलब वो उसकी डेप्थ होगी 70 किलोमीटर से कम। मीडियम अर्थक्वेक है तो उनकी फोकल डेप्थ होगी 70 to 300 किलोमीटर। और अगर डीप अर्थक्वेक है मतलब 300 किलोमीटर से ज़्यादा की डेप्थ रहेगी उसकी, राइट। अब यहाँ ये देखो, द मैक्सिमम एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक प्रोग्रेसिवली टेंड्स बिकम स्मॉलर एज अ फोकल डेप्थ इंक्रीज। मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जितनी ज्यादा फोकल डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा फोकल डेप्थ होगी उतनी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम होगी, उतनी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है, आप समझिए। अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है, ठीक है, एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है। तो यहां से ये डेप्थ जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतनी एनर्जी लॉस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहां से एनर्जी को अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है, टाइम लगता है। चलो टाइम तो नहीं है, लेकिन ये डेप्थ ज्यादा है ना, अगर डेप्थ ज्यादा है तो उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस ज्यादा होगी ट्रैवलिंग टाइम की वजह से। तो इस वजह से हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम देखने को मिलती है जब फोकल डेप्थ ज्यादा होती है। यहां लिखा है डीप अर्थक्वेक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, इसका इफेक्ट कम हो जाता है जितनी ज्यादा अंदर से अर्थक्वेक आता है उतना, ठीक है। एपिसेंटर डिस्टेंस मतलब क्या, कि डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, एनी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, एपिसेंटर से उनका डिस्टेंस क्या है उसे बोलते हैं एपिसेंटर डिस्टेंस। यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है वहां से इस एपिसेंटर का डिस्टेंस हो गया एपिसेंटर डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ एपिसेंटर डिस्टेंस, तो ये यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर होगा, उसे बोलेंगे एपिसेंटर डिस्टेंस, राइट। इतना ही। अब फोर्स ऑक्स, फोर्स ऑक्स मतलब क्या, कि वाइब्रेशन फेड होता है। आप अर्थक्वेक की वजह से जो वाइब्रेशन फील करते हो उसे सॉक्स बोलते हैं। अब यहाँ फोर्स ऑक्स क्या आएगा, कि नंबर्स ऑफ स्मॉलर साइज अर्थक्वेक टेक प्लेस बिफोर एंड आफ्टर बिग अर्थक्वेक। मतलब बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले आपको छोटे छोटे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। कोई बड़ा अर्थक्वेक आए उससे पहले आपको छोटे छोटे अर्थक्वेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ हमने जो पहले लेक्चर में देखा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कोई स्टोन इलास्टिक रिबाउंड थियरी याद है, स्टोन की एनर्जी स्टोर करता है। अब यहाँ होता है कि स्टोन धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, कुछ पॉइंट के बाद स्टोन जो है तो सडन एनर्जी रिलीज करने की बजाय वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे रैप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। तब वो जो छोटा छोटा चीज जो रैप्चर होती है उस वजह से हमें अर्थक्वेक आने से पहले, बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले ये फोर्स ऑक्स महसूस होते हैं, छोटे छोटे झटके होते हैं, 1 मैग्नीट्यूड का, 2 मैग्नीट्यूड का, तकरीबन 4 या 5 मैग्नीट्यूड का छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं, उसे फोर्स ऑक्स बोलते हैं। जब बिग अर्थक्वेक आ जाता है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का, 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। फोर्स शॉक्स अर्थक्वेक के पहले आते हैं, आफ्टर शॉक्स अर्थक्वेक के बाद आते हैं, राइट। कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, द स्मॉलर साइज अर्थक्वेक अकरिंग आफ्टर द मेन शॉक्स आर कॉल्ड आफ्टर शॉक, राइट। मतलब आफ्टर शॉक्स आते हैं मतलब छोटे छोटे झटके आते हैं। अब ये दोनों में छोटे फोर्स शॉक्स और आफ्टर शॉक्स में हमें माइनर अर्थक्वेक फील होते हैं, लेकिन ये बड़े अर्थक्वेक से पहले आते हैं तो उसे फोर्स शॉक कहते हैं, और बड़े अर्थक्वेक के बाद आते हैं तो आफ्टर शॉक कहते हैं। चलो फोर्स शॉक्स तो समझ में आ गया कि थोड़े थोड़े रैप्चर्स होते हैं स्टोन की, इस वजह से हमें फोर्स शॉक देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आफ्टर शॉक की बात की जाए तो यहाँ डिफरेंट कंडीशन है, इलास्टिक रिबाउंड हो रहा है, मतलब जो सॉइल अपनी जगह से हिल गई थी, जो कंडीशन थी वो वापस से अपनी पोजीशन आने की कोशिश करती है, वो वापस से वो स्ट्रेन, वो एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करती है। इस वजह से हमें वापस से जो अपनी नेचुरल कंडीशन में आने की ट्राई करते हैं, उसी वजह से हमें आफ्टर शॉक फील होते हैं, राइट।
अब नेक्स्ट एपिसोड में फोकल रीजन की। फोकल रीजन क्या होता है? सिस्मिक डिस्ट्रक्शन प्रोपोगेट फ्रॉम द फोकस थ्रू द लिमिटेड रीजन ऑफ द सराउंडिंग अर्थ बॉडी विच इज कॉल्ड फोकल रीजन। मतलब कुछ रीजन ले लेना है, कुछ एरिया ले लेना है, ओके, जहां हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। फोकस यहाँ पे उसके आसपास का कुछ एरिया हम लिमिटेड कर देते हैं कि हाँ मुझे यहाँ तक डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, तो उसे फोकल रीजन कहते हैं। हम पार्ट्स में, एरिया में डिवाइड कर देते हैं उसे, राइट। नेक्स्ट है आइसोसिस्मल लाइन, अ कंटूर लाइन। अब आइसोसिस्मल लाइन एक कंटूर लाइन है जो मैप में ज्वाइन करती है, कहाँ? जहां पे हमें इक्वल इंटेंसिटी हो। मतलब एक कंटूर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम जहां पे मुझे इक्वल इंटेंसिटी मिल रही है, उसे हम बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन, राइट, इक्वल इंटेंसिटी। उसके बाद आती है होमोसिस्मल लाइन। So line joining हो रही है, located at which shock arrives simultaneously is known as homosismal line. Isosismal line किस पॉइंट को कनेक्ट करती है? जहां इक्वल इंटेंसिटी हो। हम सर्वे में कंटूर ड्रॉ करते हैं, उस कंटूर लाइन का मीनिंग ये होता है कि जहां RL एक सरखा हो, RL इक्वल हो, उस RL को कनेक्ट करके हम कंटूर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आइसोसिस्मल में वही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ हमारी इंटेंसिटी इक्वल हो, वैसे पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। होमोसिस्मल में भी यही होता है, लेकिन यहाँ शॉक अराइवल का टाइम देखा जाता है। मतलब पी वेव कब आई, एल वेव कब आई, चलिए हम पी वेव एल वेव में नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ उस लाइन को ज्वाइन करा जाता है जहाँ शॉक मतलब वो वाइब्रेशन वो टाइम के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेसोसिस्मल लाइन। मेसोसिस्मल लाइन में रीजन वेयर द सफर द स्ट्रॉन्ग शेकिंग सिग्निफिकेंट डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टर्म इज मेसोसिस्मल region. The region surrounding the epicenter is the mesosismal region. मतलब यहाँ भी हम रीजन ही ड्रॉ करते हैं, हम कंट्रोल लाइन ड्रॉ करें किसके बेस पे? डैमेज कितना हुआ है, और उस डैमेज के बेस पे एक रीजन भी डिफाइन करते हैं। अब मैंने इंटेंसिटी ली, अब यहाँ मेरा एपिसेंटर है, तो मैं यहाँ से इस तरह की लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे यहाँ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तो मुझे यहाँ पार्सली डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। उसके बाद वापस लाइन ड्रॉ करी ये इस तरह की, यहाँ मुझे सिर्फ क्रैक देखने को मिली। तो ये जो लाइन है, ये जो रीजन बन रहा है, ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस रीजन को हम मेसोसिस्मल रीजन बोलते हैं, राइट। एसिस्मिक, a fault on which the earthquake have been observed is called aseismic. जहाँ हम फॉल्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉल्ट को हम देख रहे हैं, उसे एसिस्मिक बोला जाता है। बाद आता है सिस्मिसिटी। The geographical and horizontal distribution of earthquake is known seismicity. मतलब हम सिस्मिसिटी मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक के रिलेटेड हो, उसे सिस्मिसिटी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्मोग्राफ। अ सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। इट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारे पास दो वर्ड है, पहला है सिस्मोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राम, ठीक है। पहले सिस्मोग्राफ समझते हैं। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ ग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक के ग्राउंड मोशन को रिकॉर्ड करता है। वो कैसे करता है वो आप देखिए, ये भी बस आपको डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आता है सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम क्या है? कि सिस्मोग्राम जो रिकॉर्ड करता है, जो प्लॉट करता है वाइब्रेशन को, जो ग्राफ ड्रॉ करता है, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राम, राइट। मतलब सिस्मोग्राम की वजह से मेरा अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है वो मेजर होता है, ठीक है, वो मेजर होता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ड्रॉ हुई थी ये लाइन यहाँ पे मुझे ये सडन वाइब्रेशन देखने को मिलता, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ अर्थक्वेक देखने को मिला। अब ये जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब इस ग्राफ की वजह से हमें क्या क्या पता चलता है कि हमें एपिसेंटर पता चलता है अर्थक्वेक का,
अर्थक्वेक का एपिसेंटर पता चलता है, वो इस सिस्मोग्राम की वजह से फाइंड होता है। आप ऐसे नहीं पता सकते कि अच्छा यहाँ से अर्थक्वेक निकला था, वो इसकी वजह से पता चलता है। They are used for the obtaining seismic parameters which are used for design structure and identify seismic zones। मतलब इस जोन को स्टडी करके हम इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड, 5 थे पहले, अब 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जोन हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से जोन में डिवाइड किया जाता है। एक लोकेशन को, एक पर्टिकुलर एरिया को हम डिफाइन करते हैं कि ये एरिया कौन से जोन में आता है, वो इस सिस्मोग्राफ की वजह से होता है, राइट। They also help to use studying seismic wave and their nature with ascending seismicity of earthquake। मतलब पुराने earthquake के जो वाइब्रेशन डेटा है, जो इस सिस्मोग्राम पे दिए हुए, उसे स्टडी करके हम स्ट्रक्चर को सही तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, सिस्मोमीटर क्या है? सेम चीज है, लेकिन ये मॉडर्न वर्जन है सिस्मोग्राफ का। इस इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर रिफर द सिस्मोमीटर सेंस द मोशन एंड प्रोड्यूस एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर द सबसिक्वेंट प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ एक सिस्मोग्राम ही है, लेकिन मॉडर्न वर्जन है। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल होता है एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़ने के लिए। एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से एक ग्राम तैयार होता है, सिस्मोग्राम तैयार होता है, ठीक है। देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट मीटर, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट मीटर। मतलब अर्थक्वेक की वजह से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मूव कर रहा है, दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मीटर। एक्सेलेरोमीटर, these are the instrument having electronic transducer that produce an output voltage proportion to the ground acceleration during earthquake and it measures ground acceleration। मतलब सिस्मोग्राफ ग्राउंड एक्सेलरेशन मेजर नहीं करता, लेकिन एक्सेलेरोमीटर की वजह से हम ग्राउंड एक्सेलरेशन में मेजर कर सकते हैं। एक्सेलोग्राम, the motion of the ground can be described in terms of displacement, velocity or acceleration। The variation of ground acceleration with recorded at the point on the ground during an earthquake is called एक्सेलोग्राम। मतलब यहाँ पे मोशन की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। ओके, ग्राउंड का जो एक्सेलरेशन मेजर होता है उसे बोलते हैं एक्सेलोग्राम ड्यूरिंग अर्थक्वेक। सिस्मिक जोन्स, एरिया एज अ सिमिलर सिस्मिक एक्टिविटी। इस तरह से हमने कुछ सिस्मिक जोन बनाए हुए, हिमालय जोन, देन आफ्टर गंगा प्लेटूज। इस जोन को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम बाद में देखते हैं। तो ये जो जोन बनाए गए हैं उसे सिस्मिक जोन कहते हैं, जहां हमारी सिमिलर एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक की। सिमिलर एक्टिविटी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हिमालय जोन में रेगुलर अर्थक्वेक आते हैं तो सभी हिमालय जोन में रेगुलर अर्थक्वेक आते हैं, नहीं। वो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और वो सिमिलर एक्टिविटी दिखती है, राइट। उसके बाद आता है अर्थक्वेक साइज। अर्थक्वेक साइज डिफाइंड इन टर्म ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अगर मुझे अर्थक्वेक मेजर करना है, मैं बोलूं कि मुझे भुज में कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उससे बड़ा तो ये नेपाल वाला था, तो कैसे बता सकता हूँ? तो इसके लिए दो मेजरमेंट है मेरे पास, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। इन दोनों मेजरमेंट से मैं दोनों अर्थक्वेक का, मतलब भुज अर्थक्वेक और नेपाल अर्थक्वेक, इन दोनों अर्थक्वेक का मैं सही तरीके से एनालिसिस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कौन सा अर्थक्वेक ज्यादा डैमेजेबल था, राइट। तो ये दो स्केल है, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। Earthquake size is measured from the qualitative effect, quantitative and qualitative effect, the vibration produced by the earthquake। मतलब हमारे पास दो स्केल है, एक क्वालिटिव है और दूसरा क्वांटिटिव है। Then after seismic wave, so earth large strain energy released during the earthquake travel as a seismic wave all direction through the earth layer reflecting the earth interface। मतलब अर्थ की एनर्जी रिलीज हो रही है
अर्थ एनर्जी, अर्थक्वेक की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। जो वो वेव है उसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। एनर्जी किसी तरीके से रिलीज होनी चाहिए ना, हीट की वजह से तो जैसे रिलीज नहीं होती, तब वो जो अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है वो वेव फॉर्म में रिलीज होती है। तो ऐसे हमारे टू वेव फॉर्म है, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव, तो बॉडी वेव में आते हैं पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव में आते हैं लव वेव और रेलन वेव। तो हमारे 4 सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक है। हमें इस चारों सिस्मिक वेव की डिटेल में स्टडी करें। चलिए तो शुरुआत करते पी वेव से। चलिए अब शुरुआत करते हैं पी वेव से। सो पी वेव का यहाँ मोशन देखिए आप कैसे मोशन हो रही है। देखिए यहाँ मैं बस आपको मोशन दिखा रहा हूँ कैसे मोशन हो रही है, बाद में मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आप देखिए पी वेव कैसे ट्रांसफर हो रही है, इस तरीके से, राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना। तो ये ट्रांसफर होने की वेव की पोजीशन से, इस तरह से वेव अर्थ सरफेस के अंदर ट्रांसफर होती है। अब यहाँ 2 वेव्स है, पहली बॉडी वेव आई और दूसरी आई सरफेस वेव। बॉडी वेव का मतलब होता है कि वो अर्थ सरफेस की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। बॉडी वेव का मतलब ये होता है कि अर्थ सरफेस के अंदर ट्रांसफर हो रही है, और अर्थ सरफेस का मतलब होता है सरफेस के ऊपर वेव आ चुकी है। जब पी वेव और एस वेव सरफेस रीच करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो वेव का फॉर्मेशन है, वो चेंज हो जाता है। ये जो आपको मोशन देखने को मिलता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वो आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये वेव जब रीच करती है सरफेस को तो उसका मोशन चेंज हो जाता है। ऐसे देखिए किस तरह से, जैसे पानी की लहर नहीं जा रही हो वैसे। तो इस वजह से एस वेव ट्रांसफर होती है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पी वेव फ्रंट एंड बैक, एस वेव अप एंड डाउन, ठीक है। अब ये दोनों वेव्स सरफेस पे आती है, तो पहली आती है लव वेव। लव वेव का ट्रांसफर देखिए, यहां दोनों तरह के ट्रांसफर देखने को मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, दोनों मिक्स है, लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। तो लव वेव में पी और एस दोनों का कंबाइन हमें वेव फॉर्म देखने को मिलता है लव वेव में। और रेलन वेव, यहां देखिए, ये पूरी सिंपल लहर है पानी की, यहां सरफेस पे देखिए, है ना, ये यहां ऊपर की तरफ रोटेट होते रहते हैं, पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर कोई पत्थर मारा हो तो वहां कैसे वेव फॉर्म जनरेट होते हैं, वैसी वेव फॉर्म रेलन वेव में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आपने ये चारों समझ लिए होंगे, तो हम इसे डिटेल में करते हैं। पी वेव, पी वेव को हम एक्चुअली प्राइमरी वेव बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं और कंप्रेशनल वेव बोलते हैं। अब कंप्रेशनल क्यों है, हमने देखा ना, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, तो मतलब वो कंप्रेशन होकर ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए उसे कंप्रेशन वेव बोला जाता है। ओके, पी वेव साउंड वेव की तरह ही होती है। ओके, साउंड वेव जैसे ट्रांसफर होती है वैसे पी वेव ट्रांसफर होती है, लेकिन पी वेव सबसे ज्यादा फास्ट होती है, फास्टेस्ट वेव सबसे ज्यादा फास्ट होती है, और वो ट्रैवल कर सकती है किसी भी मटेरियल में, सॉलिड, लिक्विड और एयर। पी वेव किसी भी मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर हो, राइट। यहां हमें बैक और फोर्थ देखने को मिलता है, यानी पुल और पुश देखने को मिलता है। नेक्स्ट एस वेव है, एस वेव आर एनालोगस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब साउंड वेव इस तरह से ट्रांसफर करती है, फ्रंट बैक टाइप। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से ट्रांसफर होती है, इसलिए एस वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रांसफर करती है। अब ये शियर वेव ट्रांसफर करती है। So material particles S wave oscillates at right angle to the direction of propagation of the waves। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके राइट एंगल, मतलब अप एंड डाउन, इसी तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, उसी ऑसिलेशन में ये ट्रांसफर करती है एस वेव। अब they do not change intensity and volume of the material through which they
ट्रांसफर, मतलब जहां से ये एच ट्रांसफर होती है वहां वॉल्यूम, सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, राइट। अब एक और चीज देखिए जो यहाँ पे डिफरेंस थी कि दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड बट नॉट थ्रू लिक्विड एज वेल एज गैस, मतलब एस वेव सॉलिड से ही ट्रांसफर होती है, वो गैस और लिक्विड मटेरियल से ट्रांसफर नहीं होती। एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल में से ट्रांसफर हो सकती है, गैस और लिक्विड मटेरियल में से ट्रांसफर नहीं होती। अब एस वेव जो है वो स्लोवर है पी वेव से, मतलब यहाँ पी वेव सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, ये चीज याद रखना कि पी वेव सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, उससे स्लोवर है एस वेव। अब आ रही लव वेव। लव वेव, in love wave particle motion is horizontal plane and travels to the direction of the wave propagation, they do not have vertical component of the velocity, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब लेफ्ट राइट वाला कंपोनेंट है इसके अंदर। लव वेव क्रिएट जनरेटेड टू क्रिएट शेयरिंग एंड ब्रेकिंग एंड रप्चर, मतलब लव वेव सबसे ज्यादा डेंजरस वेव मानी जाती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजर होती है, सबसे ज्यादा डैमेज भी लव वेव की वजह से होता है। अब लव वेव जो है जो फास्टर होती है लेनन वेव से, लेकिन कैन नॉट पास थ्रू द वाटर, मतलब वाटर में से पास नहीं हो सकती एज वेल एज गैस में। सो लव वेव सिर्फ सॉलिड वेव मटेरियल में से ही पास होती है। उसके बाद आते हैं रिलन वेव। सो रिलन वेव मेक अ मटेरियल इन द वर्टिकल पार्टिकल ऑसिलेशन इन द इलिप्टिकल पाथ प्लान विद द एनर्जी हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ हमें दो मोशन देखने को मिलते हैं, एक अप एंड डाउन रिलन वेव में, लेकिन साथ ही साथ जो पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कल में मोशन भी करते रहते हैं, मतलब यहाँ अगर मैं रिलन वेव इस तरह से देखने को मिलती है हमें, राइट। तो ये जो हाइट पकड़ी यहाँ पे रोटेशन भी होता है, मतलब रोटेशन भी कर रहे हैं पार्टिकल्स, मतलब यहाँ दो तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब ये वेव कैसी है कि सिमिलर है, जैसे रॉक को हमने डाला हो पानी के अंदर तो वो जो लहर तैयार होती है, वो जो वेव तैयार होती है, वैसी ही वेव हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये वेव तैयार होती है इंटरेक्शन ऑफ पी एंड एस वेव का इंटरेक्शन होता है, मतलब जहां तैयार होती है वहां पे हमें पी और एस वेव का इंटरेक्शन होता है, तभी हमें रेगुलर वेव देखने को मिलती है। अब ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है, पी वेव तो फास्टेस्ट है, एस वेव स्लोअर है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट कहाँ होंगे। कुछ ही वक्त ऐसा होता है जब सरफेस पे कुछ ही पॉइंट पे पी और एस वेव कनेक्ट होती है और उस टाइम हमें रिलन वेव देखने को मिलती है। प्रोपोगेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एट लो वेलोसिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी, दिस आर इन्वॉल्व विद द बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब इसमें दोनों मोशन देखने को मिलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो ये चार तरह की वेव थी। ओके, तो यहाँ हमारा क्लास भी कंप्लीट होता है। आज हमने दो ही टॉपिक किए, अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी एंड सिस्मिक वेव। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सिस्मोग्राफ से, और शायद हो सके तो पूरा का पूरा लेक्चर थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।